और देखिए यूएई में ईरान का बड़ा हमला, रिहायशी इलाके में धमाके हुए हैं, ये जानकारी सामने आ रही है। ईरानी ड्रोन से हमले की खबर सामने आ रही है। तो जैसा कि हम अपने यूएई के गेस्ट से भी बात कर रहे थे और इस बीच खबर ये भी आ रही है कि ड्रोन से यहां पर अटैक किया गया है और रिहायशी इलाके में ये ड्रोन गिरा है। ये देखिए तस्वीरें में आपको दिखा रहे हैं, ये रेजिडेंशियल एरिया जहां पर धुआं उठता आपको दिखाई दे रहा है इन तस्वीरों में, जहां पर ये ड्रोन अटैक हुआ है। एक बार फिर से इन तस्वीरों को देखते हैं। रिहायशी इलाके में लगातार टारगेट किया जा रहा है। इराक में ईरान का विध्वंसक हमला, एक और बड़ी जानकारी मिल रही है जहां अहवाज में गैस पाइपलाइन पर अटैक किया गया है। कल भी ऐसी ही तस्वीरें यहां से सामने आई थी और एक और तस्वीरें देखिए, विध्वंसक हमला यहां पर हुआ है, धुएं का गुबार दिखाई दे रहा है। इराक में भी अहवाज में गैस पाइपलाइन पर अटैक किया गया है और ईरान ने हमला किया है। ये देखिए तस्वीर आपके सामने है, धुएं का गुबार दिखाई दे रहा है। पाइपलाइन को निशाना बना गया, टारगेट किया गया है, ड्रोन से अटैक किया जा रहा है। एक के बाद एक धमाके यहां पर हो रहे हैं और ये देखिए, अब इसको स्ट्रैटेजिक हिस्सा भी कह सकते हैं, स्ट्रैटेजी का पार्ट कह सकते हैं, क्योंकि ना सिर्फ अमेरिकी बेसिस पर अटैक किया जा रहा है, ना सिर्फ नेवल बेस पर अटैक किया जा रहा है, बल्कि ऑयल रिफाइनरी पर टारगेट हो रहा है, पाइपलाइन पर हमला किया जा रहा है। और ये तस्वीरें आपके सामने हैं जहां इराक में भी अहवाज में गैस पाइपलाइन पर भीषण हमला हुआ है। दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं रिहायशी इलाके की, जहां पर यूएई में भी लगातार हमले किए जा रहे हैं। बहरीन से तस्वीरें हमने आपको दिखाई, अरब देशों में किस तरीके से तबाही ईरान की तरफ से मचाई जा रही है। और हमारे साथ ऋतुकांत जी जुड़े हुए हैं। ऋतुकांत जी, तस्वीरें तो हम दिखा ही रहे हैं, आप कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन ये ब्रीच तो हमें दिखाई दे रहा है और रेजिडेंशियल एरियाज में भी ड्रोन गिर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि ये शुरुआती अटैक है, हो सकता है कि आने वाले समय में वो इसको रीअसेस करें और ज्यादा बड़े हमले करें। इस बात की संभावना को कैसे इनकार करते हैं आप? सर, मैं एक पिछले बार में एक पॉइंट और क्विकली करना चाहता था। हमारे जो पैनलिस्ट बात कर रहे थे कि ईरान के बारे में, मैं आपको क्विकली बता दूं कि बहुत बड़ा एक डिफरेंस ये है कि ईरान में अपराइजिंग ऑलरेडी चल रही थी और ईरान की जो लीडरशिप है उसको वहां की जो लोकल पॉपुलेशन है उसके बहुत बड़ा सेक्शन ऑलरेडी सपोर्ट नहीं करता है। वही रेजिम चेंज करने में हेल्प भी करेगा। हम लोग जो यहाँ बात करते हैं गल्फ में, हम लोग ये बातें ऑलरेडी बहुत कई हफ्तों से कर रहे हैं कि अगर यूएस का अटैक हुआ तो वहां का इंटरनल सपोर्ट भी आएगा, तो लोगों में हिम्मत आएगी और रेजिम चेंज आएगा। ये यहाँ का बिलीफ है। कमिंग टू द मेन पॉइंट है जो आपने पूछा है, सर देखिए बहुत बार क्या होता है, ये जो मिसाइल्स होती हैं और जो ड्रोन्स होते हैं, ये जो लेके चलते हैं एक्सप्लोजिव, इसके जब वो इसको जब न्यूट्रलाइज करते हैं तो इसके डेब्री गिरते हैं बड़े बड़े, ठीक है ना। तो बहुत सारा आग आप जो देख रहे हैं या धुआं देख रहे हैं वो डेब्री का भी है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि इतनी बड़ी बड़ी बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, आप ये कह रहे हैं, वो अगर सर मैं रोक रहा हूं आपका, आप ये कह रहे हैं कि जो टारगेट्स लेके ये चले थे उन टारगेट्स पे इन्होंने अटैक नहीं किया है, बल्कि डिफ्यूज हो गए या फिर हवा में ही इनको मार गिराएगा और उनका सिर्फ मलबा गिरा है, उसी की तस्वीरें ज्यादा दिख रही हैं। ज्यादातर तस्वीरें वही दिख रही है। मैं आज आपको अपने मॉर्निंग वॉक का बताता हूँ। मैं मरीना में मॉर्निंग वॉक करने गया था, मैंने अपने मोबाइल से उसको रिकॉर्ड भी किया है। ठीक है, वी सॉ द मिसाइल गोइंग इन और हमने उसको न्यूट्रलाइज होते हुए अपने सामने देखा है। ऑफ कोर्स वो एक्सप्लोजन की आवाज आई, तो ये जो पैनिक होता है, जो इनिशियल 36 आवर का पैनिक था लोगों में, वो अब सब्सटेंशियली कम हो गया है, क्योंकि हमारा कॉन्फिडेंस यूएई में बहुत बढ़ गया है कि यार यूएई इज एबल टू मैनेज इट। तो ये बहुत बड़ा फर्क यहाँ के रेजिडेंट्स में पड़ा है। कल से ज्यादा शांति भी देखने को मिल रही है, उसको ठीक तरीके से मैनेज करने की कोशिश की जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया ऋतुकांत ओझा हमारे साथ जुड़े और बता रहे थे कि दुबई में फिलहाल किस तरीके से हालात बने हुए हैं। संजय भारद्वाज जी, जिस तरीके से लौटेंगे आपके पास, इस बीच एक और बड़ी खबर आ गई है, फिर आपका रुख करती हूँ। सऊदी को और हमले का डर है, एक और बड़ी खबर। हमने आपको अरामको रिफाइनरी की तस्वीरें आपको दिखाई थी, किस तरीके से उस रिफाइनरी पर हमला हुआ है। अब ये बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट कि इस रिफाइनरी को बंद किया गया है। ईरान ने अरामको पर हमला किया था और आप देख सकते हैं धुएं का गुबार दिखाई दिया है। बड़ा हमला यहां पर हुआ है। सऊदी को डर है कि और हमले हो सकते हैं और इस वजह से इस रिफाइनरी को बंद किया गया है। तो देखिए रिफाइनरीज भी निशाने पर हैं और एक तरीके से आप मान के चलिए गल्फ कंट्रीज हैं, यहाँ पर ऑयल रिफाइनरीज हों तो ये स्वाभाविक टारगेट होंगे ही। ये इन देशों की एक तरीके से इकोनॉमी का इम्पॉर्टेंट पहिया है
और इसको डैमेज करके भी इन देशों को बड़ा नुकसान पहुंचाया जा सकता है, ये ईरान समझता है। ऐसे हमले यहां पर किए गए। मनीष, एक चीज है कि इस जंग को चलाने के लिए हथियार चाहिए, इस जंग को चलाने के लिए सेना चाहिए, लीडरशिप चाहिए, लेकिन इस जंग को लंबा खींचने के लिए एक इंपॉर्टेंट फ्यूल है, वो है पैसा। ईरान की माली हालत कैसी थी हम सभी जानते हैं। कितना लंबा ईरान खींच पाएगा इतनी बड़ी इकोनॉमीज और इतने बड़े पावरफुल देशों के खिलाफ? देखिए, आमतौर पर यह धारणा है कि पैसे से ही जंग लड़ी जा सकती है, लेकिन इतिहास गवाह है। बल्कि पिछले दिनों हमने देखा कि कैसे अफगानिस्तान में तालिबान ने 20 साल तक अमेरिका जैसे सुपर पावर से लड़ाई लड़ी और 15 अगस्त 2021 को अमेरिकन फौज को काबुल से दुम दबाकर भागते हुए भी हम सब ने देखा। वियतनाम एक बड़ा उदाहरण है। इराक में भी लड़ाई देखिए लंबे समय तक चली, सीरिया में चली। ठीक है, इतना पैसा ईरान के पास नहीं है, लेकिन शायद ईरान के पास काम लायक उतना पैसा और रिसोर्सेस है जिसके जरिए उन्होंने दुनिया को चौंका देने वाली अपनी ड्रोन पावर को डेवलप किया। और इसके अलावा उनके पास मिसाइलों की वो क्षमता है जो शायद बड़े से बड़े अमीर यूरोपीय देशों के पास नहीं है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो अभी ईरान के पास वो जो कहते हैं कि डू एंड डाई की सिचुएशन है, कि करो या मरो की स्थिति, और वैसे में उसे बस जंग को लंबा खींचना है। 2-4 हफ्ते भी अगर ईरान ने जंग को लंबा खींच लिया तो मुझे लगता है कि ईरान की ये एक रणनीतिक जीत है। देखिए, ऐसा नहीं है कि एक दिन ईरान वाइप आउट हो जाएगा, क्योंकि वो ट्रंप भी अफोर्ड नहीं कर सकते। वैसे ट्रंप का पागलपन है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है वो उस हद तक नहीं जाएंगे क्या परमाणु हथियार का इस्तेमाल करें। इस युद्ध के बादल थोड़े कम होंगे तो ईरान किसी गृह युद्ध में घुस जाएगा? क्योंकि ये बात कही जा रही कि वहां की सोसाइटी स्प्लिट हो चुकी है, लीडरशिप का क्राइसिस है, और युद्ध का अंजाम क्या होगा ये शायद थोड़ा थोड़ा अभी से दिखने लगा है। अभी ये सब आकलन करना मुश्किल है। ये बहुत हद तक निर्भर करता है कि अगले 2-4 दिन, हफ्ता 10 दिन ईरान की जो मौजूदा रिजीम है वो किस हद तक सरवाइव करती है। जरा कल्पना करिए कि अगर इस युद्ध में वो सरवाइव कर गए और अमेरिका को बातचीत के टेबल पर आकर ये युद्ध बंद करना पड़ा, तब तो फिर इस रिजीम को कौन छूने की हिम्मत कर पाएगा? क्योंकि तब तो वो कह सकेंगे कि उन्होंने अकेले अमेरिका को, इजराइल को, नाटो के सारे ताकतों को मिलकर जो सभी को एक साथ हरा दिया था। तो इसीलिए बहुत हद तक निर्भर करेगा कि इस जंग का आउटकम क्या होता है, और इसी जंग के आउटकम से अमेरिका के भी जो हेजीमनी का भी पता चलेगा। अगर अमेरिका जीत गया तो मिडिल ईस्ट में फिर अमेरिका की मर्जी के बगैर एक पत्ता नहीं लेगा, लेकिन अगर अमेरिका यहां पर हार गया तो फिर एक नए किस्म का वर्ल्ड ऑर्डर आप होते हुए देखेंगे, जिसमें ईरान भी एक बड़ा पावर के तौर पर पूरी दुनिया में जियोपॉलिटिक्स को प्रभावित करता है।